हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोज़। अगर आपके मन में ये डाउट है कि अगर हम पेड बैच लें तो किन किन लैंग्वेजेस में पेड बैच उपलब्ध होंगे, तो इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश बंगाली ये दोनों जो बाइलिंगुअल होंगे पेड बैचेस। एंड यूट्यूब पे भी आपको इंग्लिश एंड हिंदी इन दोनों लैंग्वेजेस में क्लासेस मिलेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए फॉर द पीडीएफ्स। हर एक फ्री क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। एंड अगर आप मुझसे और भी जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर से मेरे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो जो आप पूछना चाहते हो मुझसे पर्सनली तो आप मुझे इस मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो पेपर वन एंड पेपर टू बोथ पेपर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? In 1956, Benjamin Bloom, with collaborators Max Enhant, Edward Fast, Walter Hill, and David Krathwohl, published a framework for categorizing educational goals. यानी ये जो ब्लूम एंड उनके जो तीन सहयोगी थे, उन्होंने मिलकर क्या किया था, एक जो शैक्षिक जो लक्ष्य है, जो एजुकेशनल गोल्स है, उसको एक वर्गीकरण किया था एंड उसको करने के लिए एक रूपरेखा उन्होंने प्रकाशित की। ठीक है, जिसे टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। Familiarly known as Bloom's taxonomy, this framework has been applied by generations of K-12 teachers, college and university instructors and professors in their teaching. यानी ब्लूम ने जो ये टैक्सोनॉमी दिया था, जिसको टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, ब्लूम ने क्या किया था, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए टीचिंग में जो इनको हेल्प करेगा, इसलिए जो टैक्सोनॉमी है उन्होंने एंड उनके जो सहयोगी थे उन्होंने लाए थे। फर्स्ट कब आया था ये? फर्स्ट आया था 1956 में। द फ्रेमवर्क इलाबोरेटेड बाय ब्लूम and his collaborators consisted of 6 major categories. कितने थे? 6 major categories: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. 1956 में बेंजामिन ब्लूम एंड उनके जो कोलैबोरेटर्स थे उन्होंने जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दिए थे उसमें 6 मेजर कैटेगरीज थे। क्या क्या? फर्स्ट था जो हमारा ज्ञान, उसके बाद समझ, उसके बाद अनुप्रयोग, देन विश्लेषण, देन संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान के बाद की श्रेणियों को कौशल और योग्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इस समझ के साथ कि इन कौशल और योग्यताओं को व्यवहार में लाने के लिए ज्ञान आवश्यक पूर्व शर्त है। अगर आप में नॉलेज ही ना हो तो आप कैसे उसका कॉम्प्रिहेंड करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे एंड उसका मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ज्ञान यानी नॉलेज। 1956 में फर्स्ट ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी था वो आया था। आफ्टर दैट 2001 में उसको रिवाइज्ड किया गया। वहां पे क्या कहा गया? जबकि प्रत्येक श्रेणी में उपश्रेणियां शामिल थी जो सभी सरल से जटिल और ठोस से अमूर्त तक एक निरंतरता के साथ स्थित थे। वर्गीकरण को 6 मुख्य श्रेणियों के अनुसार लोकप्रिय रूप से याद किया जाता है। यानी जो 6 कैटेगरीज ब्लूम ने किए थे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरीज थे एंड जिसका कुछ बेसिक फेनोमेना था, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट।
ये जो इम्पोर्टेंट की फीचर्स थे या जो की इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो इस टैक्सोनॉमी में देखा गया था। A group of cognitive psychologists, curriculum theorists, and instructional researchers and testing and assessment specialists published in 2001 a revision of Bloom's taxonomy with the title A Taxonomy for Teaching, Learning and Assessment। यानी 1956 में ब्लूम एंड उनके सहयोगी ने जो टैक्सोनॉमी पब्लिश किए थे उसको रिवाइज्ड किया गया इन द ईयर 2001 में एंड उसको एक दूसरा नाम दिया गया, ए टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। ये जो टाइटल था ये बेसिकली एक नोटेशन था, आप कह सकते हो, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लेके, बेसिकली जो ब्लूम्स के ओरिजिनल जो टैक्सोनॉमी थे उनमें थे, एंड द पॉइंट्स टू अ मोर डायनामिक कॉन्सेप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। The authors of the revised taxonomy underscore the dynamism using verbs and gerunds to label their categories and subcategories। जैसे कि यहाँ पे एक्शन वर्ड्स को ज्यादा डिस्क्राइब किया था एंड जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी थे उनमें नाउन्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था एंड डिफरेंट थिंकर्स ने भी इसमें बहुत सारे ओपिनियन जो है अपना दिया। अगर हम पुराना जो टैक्सोनॉमी है एंड जो नया जो टैक्सोनॉमी है उसको अगर टैली करें तो हम देख सकते हैं जो नॉलेज था वो हो गया रिमेम्बरिंग, जो कॉम्प्रिहेंशन था वो हो गया अंडरस्टैंडिंग, जो एप्लीकेशन था वो हो गया अप्लाइंग, जो एनालिसिस था वो हो गया एनालाइजिंग, जो सिंथेसिस था वो हो गया क्रिएटिंग एंड जो इवैल्यूएशन था वो हो गया इवैल्यूएटिंग। यानी जो 1956 था उसमें अल्टीमेट स्टेज था इवैल्यूएशन एंड जो 2001 का जो नया वाला वर्जन था उसमें क्या था, उसमें मेन था क्रिएटिंग। तो ये वाला जो है ओल्ड वर्जन का है, ये वाला जो है न्यू वर्जन का है। ये जो नॉलेज है, अंडरस्टैंड है, अप्लाई है, एनालिसिस है, इवैल्यूएट है, क्रिएट है, बेसिकली ये जो नॉलेज है हमने क्या देखा, ये अकॉर्डिंग टू दैट ये हो गया रिमेम्बरिंग। तो हम इसे रिमेम्बरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, कोई भी चीज को डिफाइन करना, किसी भी चीज को पहचानना, किसी भी चीज को वर्णन करना, किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करना, किसी भी चीज को बोलना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज को रिसाइट करना, मेमोराइज करना, इलास्ट्रेट करना एंड कोट करना। अंडरस्टैंड में क्या आता है, कोई भी चीज हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, समझा देने में क्या हो, आपने उसको याद कर लिया, ये हो गया रिमेम्बरिंग। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा बच्चों आप इसको ना समराइज करके लिख लो या जो स्टेजेस है उसको क्लासिफाई कर लो, वो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अब हुआ कि कोई भी एक टॉपिक को लेकर मैं ये बोलूँ कि आपको अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी उसको अप्लाई करना है, अगर वो आप करते हो या जो यूज है बेसिकली वो हो जाएगा अप्लाई स्टेज में। एनालाइज करना, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने जो तैयार किया है अप्लाई स्टेज में उसको रिलेट कीजिए, आपको एक रियल क्लासरूम में भेजा जाएगा एवं वहां पे जाके आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा, तो आप वहां पे उसको रिलेट कर रहे हो, वो हो जाएगा एनालाइज। इवैल्यूएट में क्या आ जाएगा, आपने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग एक कुछ लर्निंग डिजाइन बनाया होगा या स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया होगा, उसका अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया बा किसी ने अप्रेस किया, किसी ने जज किया या उसको किसी ने रिफ्रेम किया, तो वो सब हो जाएगा इवैल्यूएट स्टेज में। क्रिएट में क्या होगा, जिसको आपने तैयार किया है, जो भी आपने इवैल्यूएट किया है, उसके बाद ऐसा कोई चीज आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको रोल प्ले इनेक्ट करके दिखा सकते हो, उसको रीराइट कर सकते हो, उसको नए से डेवलप कर सकते हो। अगर ये सब आपने कर लिया तो वो हो जाएगा क्रिएटिंग स्टेज में। तो ये है अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, अगर हम कोई भी चीज को उसके अकॉर्डिंग करें तो ये जो सारे स्टेप्स हैं इनमें ये सब जो की पॉइंट्स है उसको हमें देखना होगा। अभी जो ब्लूम के टैक्सोनॉमी थे उसमें 3 सब स्टेजेस थे,
ठीक है। फर्स्ट है कॉग्निटिव, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये क्या होता है अगर शॉर्ट फॉर्म करें हम, KCAASE। ठीक है, ये जो पुराना वाला है उसके अकॉर्डिंग है। एंड जो इफेक्टिव डोमेन था अगर वो हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा R2VOC, यानी रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। साइकोमोटर में क्या हो जाएगा, साइकोमोटर में अगर हम देखें RBPPSN, यानी कोई भी रिफ्लेक्स मूवमेंट को देखना, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट को देखना, परसेप्चुअल को देखना, फिजिकल एक्टिविटीज को देखना, स्किल्ड मूवमेंट्स को देखना एंड नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन को देखना। तो ये है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर जो डोमेन्स थे उनका एक सब डिविजन। सो दिस इज ऑल फॉर स्टूडेंट्स टुडेज क्लास। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आफ्टर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बाद होगा। एंड हम एक जो है इम्पोर्टेंट काम करेंगे रिलेटेड टू द दिसंबर प्रिपरेशन। हर एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ चुका है एंड जिसमें से हर एक बार क्वेश्चन बनता है, उन सारे टॉपिक्स, एंड मैं कोशिश करूंगी कि हर एक यूनिट का एक प्लेलिस्ट बना के आपको प्रोवाइड कर दूं, जैसे कि विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट आप यूट्यूब से रिविजन कर सकते हो। एंड वो हर एक जो टॉपिक होगा बहुत ही शॉर्ट टॉपिक होगा एंड शॉर्ट वीडियोस होंगे, जैसे कि आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा उसको रिवाइज करने में, उसको रिकॉल करने में। एंड अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो वो जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में अवेलेबल होंगे, आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट उसके लिए पे करना पड़ेगा। ये जो सारे डिटेल्स है मैं आफ्टर द एग्जामिनेशन मैं एक शॉर्ट सा वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगी। तब तक अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए एंड bring the JRF this time. And I wish you all the best for your exam. And still, you don't subscribe my channel, please subscribe and keep it up. Thank you.